नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन। देखिए, आपका आने वाला जो एचपी टेट का कोई सा भी एग्ज़ाम है वहाँ पर डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है। अभी आपको पता है टेट शास्त्री का एग्ज़ाम हुआ है, इससे पहले हमने विद एक्सप्लेनेशन जो है वो एक वीडियो डिस्कस की है, और इस वीडियो में भी जो है हर एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करके ही हम डिस्कस करेंगे ताकि हेल्प मिल सके। जैसे कि टेट शास्त्री के एग्ज़ाम में बहुत हेल्प आपको वहाँ पर मिली थी सिर्फ उस एक वीडियो से। और तो बाकी की जो करंट अफेयर चल रहे हैं हमारे, चाहे सफलता सीरीज़ है, चाहे वो अभ्यास सीरीज़ है, मिशन अलाइड है, वहाँ से तो लगभग सारे क्वेश्चन कवर हो गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 125 से जो है वो डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं हु वाज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द इन द सुप्रीम कोर्ट। तो बोलते हैं जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसमें पहली जो महिला जज बनी थी वो कौन बनी थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जब बात की जा रही है तो यहाँ पर पहली महिला जज जो था वो फ़ातिमा बीबी बनी थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब चलो, फ़ातिमा बीबी बनी थी, बिल्कुल सही बात है। फ़ातिमा बीबी की अगर आप बात करते हैं ना तो ये सुप्रीम कोर्ट की बनी थी। हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट है, लीला सेठ जो था वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की जो था वो बनी थी, ये आपने ध्यान रखना है। सरोजनी नायडू जो था वो स्वतंत्र भारत की पहली जो था वो गवर्नर बनी थी, और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो था वो पहली महिला गवर्नर बनी थी जो इंडियन ओरिजिन की थी, इंडिया की थी। ये आपने ध्यान रखना है। साथ में ही आपने ध्यान रखना है कि प्रेजेंट टाइम में जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस कौन है। प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट जो है उसके चीफ जस्टिस हैं जस्टिस MS रामाचंद्रा राव, इनका नाम ध्यान रखना है। साथ में आपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम भी ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो कौन है। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़, उनका नाम भी आप ध्यान रखें। और जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो है वो 50वें नंबर के जो है वो चीफ जस्टिस हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप यहाँ से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग लूटेड नगरकोट इन 1009 AD। तो बोलते हैं कि किसने नगरकोट को जो था वो 1009 ईस्वी में जो था वो लूटा था। देखो, नगरकोट यानी कि कांगड़ा के ऊपर अटैक होते रहे, मुगल्स जो था वो यहाँ के ऊपर अटैक किया, और उससे पहले जो मुस्लिम इन्वेडर आए उनके द्वारा भी यहाँ पर अटैक किया था। स्पेसिफिक रूप से जब 1009 की बात हो रही है तो 1009 में महमूद गजनवी के द्वारा जो था वो उसे लूटा गया था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर। अब अटैक के बारे में थोड़ी सी जानकारी तो आपको होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पक्का बनता है। 1009 में महमूद गजनवी ने जब आक्रमण किया था तो उस टाइम कांगड़ा के राजा कौन थे, पहला क्वेश्चन तो ये पता होना चाहिए आपको। तो उस दौरान जो था वो जगदीश चंद जो था वो कांगड़ा नगरकोट के जो था वो शासक हुआ करते थे। उसके बाद जो है वो कौन यहाँ पर आक्रमण करता है, उसके बाद आपने ध्यान रखना है कि मोहम्मद तुगलक के द्वारा भी जो है वो कांगड़ा किले को कैप्चर कर लिया जाता है। और कब किया जाता है तो 1337 में जो है ये कैप्चर इसको कर लेता है। अब 1337 के बाद जो है वो इसके ऊपर कौन अटैक करता है तो 1337 के बाद जो है 1365 पर जो है वो 1365 में आक्रमण किया जाता है। तो 1365 में कौन आक्रमण करता है, 1365 में जो है यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक आक्रमण करता है। तो किसने आक्रमण किया, कब आक्रमण किया, ये सारा आप यहाँ से ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं 127 क्वेश्चन देखिए, टेट शास्त्री में भी पूछा गया था। क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल। तो हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल जो थी इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट पूछे गए हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट जब आपसे पूछे गए हैं तो आपने ध्यान रखना है कि इसके जो पहले नंबर फर्स्ट यानी कि पहले नंबर के जो इसके प्रेसिडेंट थे वो थे स्वामी पूर्णानंद। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना 1946 में जो था वो की गई थी, ये भी हमने कल ही डिस्कस कर लिया था। और इसी तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास और थी, उसका नाम था हिमालयन रियासती प्रजामंडल, जिसको HRPM भी कहते थे। हिमालयन रियासती प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी, 1938 में इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। तो ये स्थापना भी आपने ध्यान रखनी है क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, 128 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं विच डिस्ट्रिक्ट बिकेम द 5th डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 1954। जब 1948 में 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तो 4 जिले यहाँ पर हुआ करते थे। कौन कौन से थे, एक आपका महासू था, महासू के अलावा सिरमौर था, सिरमौर के अलावा मंडी था, मंडी के अलावा चंबा था। 5वें नंबर का जिला यहाँ पर बिलासपुर जो था वो मर्ज हुआ था आकर। अब बिलासपुर तो मर्ज हुआ था, ठीक है, परंतु कब हुआ था मर्ज ये भी तो पता होना चाहिए। पता है, याद भी रहना चाहिए, रिवाइज करेंगे तो याद भी रहेगा। तो 1 जुलाई थी और 1954 ईयर था, ये 5वें नंबर का जिला बना था। 6ठे नंबर का पूछ लिया गया तो 1960 में जो था वो 6ठे नंबर का जिला किन्नौर जो था वो यहाँ पर आकर जुड़ गया था। ये भी आप यहाँ से ध्यान रख लें। अगला क्वेश्चन देखें जी, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं भाई दोना पाइदो मूवमेंट वाज एन एक्सटेंशन ऑफ। देखो यहीं से कॉपी किया गया है क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन भी टेट शास्त्री में पूछा गया था। भाई दो ना पाई दो मूवमेंट किसकी एक्सटेंशन है, तो ये एक्सटेंशन है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की, सविनय अवज्ञा आंदोलन की। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, हिस्ट्री में क्वेश्चन ये बन जाएगा आपका। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आपने ध्यान रखना है कि 1930 में जो था वो स्टार्ट होता, कब इसको कॉल्ड ऑफ कर दिया गया था, कब इसको वापस ले लिया गया था, 1934 में जो था वो इसको वापस ले लिया गया था। ये हमने हिस्ट्री में भी पढ़ रखा है। क्विट इंडिया मूवमेंट दिया गया है। क्विट इंडिया मूवमेंट जो था वो कब स्टार्ट हुआ था, 1942 में जो था वो स्टार्ट हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन जिसको कहते हैं। और आपने ध्यान रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही जो था वो महात्मा गांधी ने क्या नारा दिया था, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने यहाँ पर दिया था, डू और डाई। और अगला है यहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, 1920 का ईयर आपने ध्यान रखना है। 1920 में 1922 में जब चौरी चौरा की घटना होती है तब इसको वापस ले लिया जाता है। स्वदेशी मूवमेंट जो है वो 1905 में जो है वो चलता है। तो ये भी हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गए यहाँ से। इस तरह से देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, परंतु क्वेश्चन से जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं यानी कि एक्सप्लेनेशन जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत कीजिए। वहाँ से नोट्स बनाइए, चाहे कुछ भी करके याद रखिए, वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। अगला क्वेश्चन देखें जी, बोलते हैं टू होम इज़ द प्लेस निरमंड ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड। तो निरमंड कहाँ पर है, निरमंड कुल्लू में है। कुल्लू में निरमंड में भुंडा फेस्टिवल लगता है और ये किसके साथ जो है वो रिलेट करता है, किसके साथ जो है उसको जोड़ा जाता है, तो भगवान परशुराम के साथ। ऑप्शन डी सही आंसर है, भगवान परशुराम के साथ जोड़ा जाता है। बहुत बार हमने डिस्कस किया है। इसी तरह का एक फेस्टिवल आपने जान लिया, भुंडा फेस्टिवल। बूढ़ी दिवाली कहाँ पर लगता है, निरमंड में ही लगता है, कुल्लू में जो है ये पढ़ते हैं। आपने मल्लाना सुना है ना, मल्लाना कहाँ पर है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थित है। अब मल्लाना को किस ऋषि के साथ जोड़ा जाता है, तो ऋषि जगदामिनी के साथ जो है वो मल्लाना को जोड़ा जाता है। ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है। तो ये आपने जान लिया यहाँ से, यही आप यहाँ से ध्यान रखें, कुछ भी करके रिलेट करके अगर पूछा जाए तो हेल्प मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन तो ये है हमारे पास, रिवर सतलुज ओरिजिनेट फ्रॉम। तो सतलुज नदी कहाँ से निकलती है, बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है कि सतलुज नदी जो है वो मानसरोवर से निकलती है, रक्सताल झील के समीप मानसरोवर से निकलती है। परंतु वहाँ से इसको हिमाचल की ओर कौन लाया था, हिमालय की ओर कौन लाया था वहाँ से इसको खींचकर, तो बाणासुर लेकर आया था। ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम में पूछा जाएगा और आपका गलत नहीं होना चाहिए। मिशन एलाइड में डिस्कस हुआ है, मिशन एलाइड ज़रूर देखें अगर आपने HPG के पक्की करनी है। अब सतलुज नदी के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर लीजिए। सतलुज नदी का वैदिक नाम जो है वो सतुद्री है। ये जो है वो ओरिजिनल कहाँ से होता है, इसका मानसरोवर झील जो रक्सताल के समीप स्थित है। इसकी सहायक नदियाँ बसपा, स्पीति, नोगली, सोन, अली, तैंती, यूला, बेंगर, त्रियुंग, डुलिंग, सोलडांग और कोरांग यहाँ पर आता है, केशांग भी आता है। ये डिस्टेंस हिमाचल प्रदेश में जो कवर करती है वो है 320 किलोमीटर का डिस्टेंस जो हिमाचल प्रदेश में कवर करती है। हिमाचल प्रदेश में शिपकिला के समीप जो है ये एंटर कर जाती है। और आपने ध्यान रखना है कि सतलुज नदी जो है वो मंडी में एंटर करती है, फिरनू विलेज के समीप। और ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में जो है वो एंटर करती है, कसोल के समीप। बिलासपुर को नीला के समीप छोड़ देती है और हिमाचल प्रदेश को भाखड़ा के समीप छोड़कर पंजाब में एंटर कर जाती है। भाखड़ा डैम यहाँ पर बना था 1963 के आसपास इसकी कंस्ट्रक्शन हुई है, ये माना जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखें जी, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं हुज ऑटोबायोग्राफी इज लुकिंग बैक। तो लुकिंग बैक किसकी ऑटोबायोग्राफी है, ये है मेहरचंद महाजन जी की। ये है जस्टिस मेहरचंद महाजन है। ये हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते थे, हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से संबंध रखते थे। क्यों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस बने थे जो हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते थे। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से है, ये भी पता चल गया। आपने ध्यान रखना है इनके नाम पर कॉलेज है, मेहरचंद महाजन MCM DAV कॉलेज है इनके नाम पर। वो कहाँ पर है, वो कांगड़ा में स्थित है, वो आप ध्यान रखना। बस इतना काफ़ी है इनके बारे में अगर पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं वेयर इज शोभा सिंह आर्ट गैलरी लोकेटेड। तो शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है, ये जो आपकी शोभा सिंह आर्ट गैलरी है ना, ये कहाँ पर है कि अंद्रेटा में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अंद्रेटा कहाँ पर पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो अंद्रेटा पड़ता है। इनकी पेंटिंग्स हमने शोभा सिंह जी की पढ़ी थी। इनकी पेंटिंग्स कौन कौन सी थी, जिसमें गद्दन आता था, जिसमें जो है वो कांगड़ा ब्राइड आता था। तो पूछा जाए कि शोभा सिंह किस फील्ड से रिलेटेड हैं, तो ये पेंटर थे। आर्मी में भी रहे, ड्राफ्टमैन के रूप में चुने गए थे, परंतु वहाँ से छोड़कर आ जाते हैं। फिर पेंटिंग का काम पसंद था तो उसको ही अडॉप्ट करते हैं, आगे उसी में ही जो है वो उपलब्धि हासिल करते हैं।
अगले क्वेश्चन में बोलते हैं जी, वेयर इज द स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। ये है SCERT। SCERT कहाँ पर स्थित है? SCERT जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। टेट की तैयारी कर रहे हैं तो SCERT का तो पता होना ही चाहिए। अब 134 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी SCERT हो गया। शिमला में क्या स्थित है? शिमला में जो है वो क्या स्थित है? शिमला में पोटैटो रिसर्च सेंटर स्थित है, जो जिसको आलू अनुसंधान केंद्र भी कहते हैं। वो कहाँ पर स्थित है? कुफरी में स्थित है। कुल्लू में क्या स्थित है? कुल्लू में माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट स्थित है। पर्वतारोहण संस्थान जिसको कहते हैं वो कहाँ पर है? वो कुल्लू में स्थित है। मंडी में क्या स्थित है? मंडी में अभी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी आई है एक तो मंडी की, वो इंपॉर्टेंट है। मंडी में क्या है? मंडी में IIT भी स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी स्थित है। मंडी में कहाँ पर है? मंडी के कामंद वैली में जो है ये स्थित है। तो ये चारों ऑप्शन हो गए। यहाँ पर क्या क्या स्थित है, क्यों इंपॉर्टेंट है, वो आपने ध्यान रखना है। चलिए जी, ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखें, 135 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं अमंग द फॉलोइंग विच इज़ द फेमस डांस ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट का बोलते हैं इनमें से फेमस डांस कौन सा है। डांस की जब बात हो रही है ना तो मंडी में लुड्डी डाली जाती है, लुड्डी कहते हैं इसको। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो गया। अब लुड्डी कहाँ का है? मंडी का इंपॉर्टेंट डांस है। और भी ऐसे डांस हैं जो अलग अलग हिमाचल प्रदेश है, आपको पता है ये एक पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ पर अलग अलग डांस अलग अलग रीजन में जो है वो मुख्य रूप से परफॉर्म किए जाते हैं। नाटी तो जितने भी पहाड़ी क्षेत्र है ना वहाँ पर परफॉर्म की जाती है, परंतु नाटी के अलावा भी जो है वो परफॉर्म की जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने ध्यान रखना है कि जैसे कि धाजा हो गया। धाजा कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है? धाजा बिलासपुर में परफॉर्म किया जाता है, ये लोक नाट्य के रूप में परफॉर्म किया जाता है। और कुल्लू का जो है वो कथड़ी बहुत फेमस है। कुल्लू के अलावा ढांगी और ढेपक हो गया, ये चंबा के हैं, ये भी बहुत फेमस हैं, ये आपने ध्यान रखना है। सिरमौर की जब भी बात की जाती है तो सिरमौर का बिरसू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बुढ़ा सिरमौर में परफॉर्म किया जाता है, वो भी सिरमौर का जो है वो इम्पॉर्टेंट है। लाहौल स्पीति की जब बात की जाए तो लाहौल स्पीति में लंगदरामा परफॉर्म किया जाता है। शांद और साबू जो है वो लाहौल स्पीति में परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये बेसिक डांस हैं, बेसिक डांस के टाइप्स हैं जो हिमाचल प्रदेश में परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये गलत नहीं होने चाहिए, ये सही होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 136 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? 136 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं हु वाज द गवर्नर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो बोलते हैं कि जब 1857 का विद्रोह होता है तो उस टाइम गवर्नर कौन थे? गवर्नर बताने हैं इंडिया के उस टाइम कौन थे। जब 1857 का विद्रोह होता है तो लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी सही आंसर है। लॉर्ड कैनिंग जो था वो गवर्नर थे हिमाचल प्रदेश, गवर्नर थे कहाँ के? इंडिया के। ये आपने ध्यान रखना है। गवर्नर जनरल का पता चल गया। और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ये बनते हैं। देखो गवर्नर जनरल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट किसके कार्यकाल के दौरान आई थी? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट जो था वो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान आई थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट थी ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम में आती है। और क्या क्या होता है जो इन वाइसराय के कार्यकाल के दौरान होता है? तो इसी तरह से आपने ध्यान रखना है कि लॉर्ड डलहौजी के ही कार्यकाल के दौरान जो था वो क्या होता है, पहली जो रेलवे लाइन चलती है, पहली जो रेल चलती है 1853 में बॉम्बे से थाने तक, वो इन्हीं के कार्यकाल के दौरान चलती है। और लॉर्ड मिंटो ऑप्शन में दिया गया है, तो लॉर्ड मिंटो 1 भी थे, लॉर्ड मिंटो 2 भी थे। अगर लॉर्ड मिंटो 1 की बात की जाती है तो इनके कार्यकाल के दौरान अमृतसर की संधि हुई थी। कब हुई थी अमृतसर की संधि? रणजीत सिंह के साथ 1809 में जो था वो हुई थी। मिंटो 2 की बात करते हैं तो लॉर्ड मिंटो 2 जो थे ये इनके कार्यकाल के दौरान जो था, जब जो हमने अभी पढ़ा ना स्वदेशी मूवमेंट, वो इनके कार्यकाल के दौरान 1905 में हुआ था। इनका कार्यकाल जो सेकंड मिंटो थे ना, उनका कार्यकाल 1905 से 1910 के बीच में जो था वो रहा था। लॉर्ड वेल्जली की बात करें तो लॉर्ड वेल्जली के कार्यकाल के दौरान क्या होता है, इनके कार्यकाल के दौरान चौथे नंबर का एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो होता है। और इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो है सब्सिडरी अलायंस भी जो है वो इंट्रोड्यूस होता है। और 1798 में जो है वो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है। और चौथे नंबर का एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में जो है वो होता है। ये आपने ध्यान रख लेने हैं। 2 क्वेश्चन हर एक को हमने जान लिया। यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए तो वो गलत नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। कहाँ पर डिस्कस किया था? ये भी डाइट शास्त्री के एग्जाम में आया था। तो फर्स्ट लॉ ऑफिसर किसको कहते हैं? वो कहते हैं अटॉर्नी जनरल को। ऑप्शन सी सही आंसर। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफिसर कहा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। अगर हम बात करते हैं ना अटॉर्नी जनरल की, तो ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो है ही। ये पूछा जाता है कि कौन जो है वो अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इनको अपॉइंट करते हैं।
क्या कोई आर्टिकल भी है जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के साथ डील करता है? तो आर्टिकल नंबर 76 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डील करता है। ये आपने ध्यान रखना है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के साथ डील करता है। 2 क्वेश्चन जान लिए अटॉर्नी जनरल के बारे में। एडवोकेट जनरल भी तो कहीं पर सुना है, ये क्यों, कहाँ पर सुना होगा? स्टेट में जो होते हैं ना, स्टेट में होते हैं एडवोकेट जनरल, ये आपने ध्यान रखना है इनका भी। तो ये हो गए क्वेश्चन आपके यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए 138 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स द रिवर गंगा केम टू बी नोन आफ्टर एंटरिंग बांग्लादेश। तो बोलते हैं कि गंगा नदी जब बांग्लादेश में एंटर कर जाती है तो उसे किस नाम से जो है वो जाना जाता है? देखो, गंगा नदी जब इंडिया में होती है तब तो गंगा ही जानी जाती है, बांग्लादेश में जैसे ही एंटर करती है तो इसको पद्मा नाम से जो है वो जाना जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब गंगा नदी जो है ना हमारी बहुत ही पवित्र नदी है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गंगा नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो ये भागीरथी के रूप में ओरिजिनेट होती है, कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर से। और अलकनंदा रिवर जो है वो भागीरथी के साथ जो है देवप्रयाग नामक स्थान पर मिल जाती है, और देवप्रयाग में जब ये मिलती है तो ये गंगा के नाम से जो है वो जानी जाती है। यमुना नदी हिमाचल में बहती है, तो हिमाचल से जब ये निकल जाती है तो आगे चलकर ये गंगा की ही सहायक नदी बनती है। और यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो ये यमुनोत्री से जो है वो निकलती है। चंबल नदी जो है ये भी गंगा की सहायक नदी है। चंबल नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? चंबल नदी जो है वो जानापो हिल्स से निकलती है, विंध्या रेंज से जो है ये निकलती है। चलो ठीक है, ये बात सही है, परंतु आपने ये भी ध्यान रखना है कि चंबल नदी के ऊपर डैम कोई बना हुआ है तो वो भी पूछा जाता है एग्जाम में। गांधी सागर डैम जो है ये बना हुआ है चंबल नदी के ऊपर, एग्जाम में पूछा जाता है। राणा प्रताप सागर डैम जो है ये भी चंबल नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है। तो ये हमने बेसिक सा ही जाना, इतना सा ही जानते हैं, ज़्यादा नहीं जानते हैं। 2 ही सहायक नदियाँ, 2 ही के बारे में, नहीं तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा। आगे बोलते हैं संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया था? व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली पास्ड बाय कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। तो कब जो था वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को जो था वो फाइनली पास किया गया था, अंतिम रूप से पास किया गया था? 26 नवंबर 1949 आपने ध्यान रखना है। और ऑप्शन डी जो है वो 139 का सही आंसर है। अब देखो क्या बात है, बात इस तरह से है कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो गठित हुई थी, पूछने वाला तो क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट कर देगा। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की पहली मीटिंग कब हुई थी? तो ये दिसंबर 9 को हुई थी और 1946 में हुई थी। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो थी ना, इसकी अलग अलग कमेटियां बना दी गई बाद में चलकर, जैसे कि यूनियन पावर कमेटी बनाई गई, जवाहरलाल नेहरू जो था वो इसको प्रिजाइड कर रहे थे, इसको हेड कर रहे थे। ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, BR अम्बेडकर जो था वो इसको हेड कर रहे थे। स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो था वो इसको हेड कर रहे थे। तो इस तरह की कमेटियां कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की आगे चलकर बनाई गई, ये आपने ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू करेंसी एलिमिनेटिंग द ओल्ड करेंसी बाय द गवर्नमेंट कॉल्ड। तो बोलते हैं कि सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देना और मुद्रा चलाना, क्या नई मुद्रा चलाना क्या कहलाया जाता है? देखो ध्यान रखना है, इसको डीमोनेटाइजेशन कहते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है। अब देखो इस बार जब 2000 के नोट बैन किए गए ना, तब ये थोड़ी सी कंट्रोवर्सी बन गई कि क्या ये भी डीमोनेटाइजेशन है? तो इसको कहा गया कि ये पूरी तरह से डीमोनेटाइजेशन नहीं है, क्योंकि सिर्फ हम 2000 नोटों को बंद कर रहे हैं, कोई नया नोट जो है वो उसकी जगह इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। और जब इससे पहले डीमोनेटाइजेशन हुई थी तब क्या हुआ था? तब जो था वो नोट कम्प्लीटली बैन हो गए थे। कम्प्लीटली जो 500, 1000 के नोट थे ना वो बैन हो गए थे, और उनकी जगह जो था वो नए नोट जो था वो इंट्रोड्यूस किए गए थे। ये होती है डीमोनेटाइजेशन, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखें 141 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या पूछते हैं जी? 141 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछते हैं? यहाँ पर देखें, बोलते हैं विच पार्टी गॉट मेजॉरिटी इन 1977 हिमाचल प्रदेश असेंबली इलेक्शन। 1977 में बोलते हैं जब हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन होते हैं तो किस पार्टी को बहुमत मिलता है? और देखो 1977 पूछा गया है ना जब, तो इस क्वेश्चन को वैसे स्क्रैप भी किया जा सकता था, परंतु नहीं किया गया था स्क्रैप। और फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग अगर मैं इसका आंसर बताऊं तो जनता पार्टी जो है वो इसका आंसर आता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। आप भी कहेंगे कि चलो ठीक है, जनता पार्टी ही जो है वो 1977 में चुन कर आती है, परंतु होता क्या है ना सिनेरियो उस टाइम ऐसा होता है कि 1972 में जब पहली बार सरकार बनती है, हिमाचल प्रदेश जब पूर्ण राज्य का दर्जा 71 में मिल जाता है, 1972 में इलेक्शन होते हैं, तो यशवंत सिंह परमार हिमाचल के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। 1977 तक ये सर्व करते हैं।
1977 में फिर से इलेक्शन होते हैं। 28 जनवरी 1977 को रामलाल जो है वो मुख्यमंत्री बनते हैं और 30 अप्रैल 1977 तक ही ये मुख्यमंत्री रहते हैं। फिर से इलेक्शन होते हैं 1977 में ही। और आपने ध्यान रखना है कि 26 जून 1977 को शांता कुमार जो है वो जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनते हैं और पहले मुख्यमंत्री होते हैं जो नॉन कांग्रेस मुख्यमंत्री होते हैं। आज से पहले जो था वो क्या था, कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री बनते रहे थे और ये 1980 तक जो है वो सरकार बनाए रखते हैं। 1977 से 1980 तक जो है वो सरकार ये बनाए रखते हैं। इस तरह से जो है वो सिनेरियो होता है। तो अगर अब आपसे कोई पूछेगा, कंफ्यूज नहीं होंगे, जो फाइनल आंसर की आंसर है वो जनता पार्टी है। तो इस तरह से जो है वो याद रखना है आपने। जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बाद में चलकर बनी, पहले जनता पार्टी ही इसको कहते थे, ये भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखें जी, क्या बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आज के पेपर में आया था, किया गया था इन्होंने, पता नहीं पूरा ही क्वेश्चन पेपर जो था वो कॉपी कर लिया था। 3-4 क्वेश्चन तो मैंने ही बता दिए, यहाँ से कॉपी कर आए हैं। बोलते हैं हु रोट द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो बोलते हैं कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब किसके द्वारा जो था वो लिखी गई थी। ये किताब दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ये जो क्वेश्चन रिपीट करके पूछते हैं ना, ये चीज़ बहुत ख़राब होती है। एक आधा क्वेश्चन पूछा गया, चलो एक इस पेपर में पूछ लिया, एक अगले में पूछ लिया, कोई बात नहीं, परंतु ये जो एक ही पेपर से जो है वो पिछला उठाकर 4-5-10 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे ना, वो बहुत गलत बात होती है। अब देखो दादा भाई नौरोजी के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है। दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो था वो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी ऑर्गेनाइज की गई थी और 1866 में लंदन में जो था वो इनके द्वारा ये ऑर्गेनाइज की गई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। 1886 में सबसे पहली बार कलकत्ता सेशन हुआ था जब, तो उस दौरान जो था ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहली बार जो था वो प्रेसिडेंट बने थे अपने कार्यकाल में। और एक बार ये 1906 में कलकत्ता सेशन में भी बनाए जाते हैं, वो भी कलकत्ता ही सेशन होता है। आपने एक और बात ध्यान रखनी है जो हमने सफलता सीरीज़ में पढ़ी थी। सफलता सीरीज़ जो हिस्ट्री के लिए चलाई गई है, 12 पार्ट उसके हो चुके हैं। सफलता सीरीज़ में हमने क्या पढ़ा था, एक न्यूज़पेपर पढ़ा था, वॉइस ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर। वॉइस ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर जो है वो किसके द्वारा जो था वो चलाया गया था, किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था, तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही जो था वो प्रकाशित किया जाता था। क्वेश्चन एक बार हमने पढ़ा भी है, एक बार मैंने आपको कहा था कि कमेंट करके बताएं, सभी ने सही आंसर कमेंट करके जो था वो बताया था। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, अगर आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करना थोड़ी सी और बताना कि हिमाचल प्रदेश के गवर्नर प्रेजेंट टाइम में जो है वो कौन है। गवर्नर पूछे जा सकते हैं अभी एग्जाम में हिमाचल प्रदेश के। और एक इम्पॉर्टेंट डे आपसे पूछता हूँ, तो जल्दी से कमेंट करके बताना, अर्थ डे जो है वो कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, अर्थ डे कब मनाया जाता है, ये आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और टेलीग्राम पर अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो अपना टेलीग्राम ओपन करें, वहाँ से सर्च करें @allexam31। वहाँ पर आपको देखो, एक तो हमने टेस्ट सीरीज जो फ्री में प्रोवाइड करवाई है वो मिल जाएगी, दूसरा आपको टाइम टू टाइम जो है क्विज़ वहाँ पर मिल जाते हैं। क्विज़ हम टेलीग्राम पर ही डाल देते हैं, टेलीग्राम पर ही आपको मिल जाते हैं, तो वहाँ से अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। तो टेलीग्राम की क्विज़ प्रैक्टिस कर लेना और भी इंपॉर्टेंट PDF नोटिफिकेशन जो भी होती है हिमाचल की वो मिल जाती है। आज के सेशन में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।